Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is going to be very important video for all the CSIR aspirants जो भी next month exam देने वाले हैं, that is around 26 to 27 जून, तो almost मतलब पूरा एक महीना बाकी है। तो ऑब्वियसली आप लोग जैसे भी आपका जो भी फ्लो है आपके प्रिपरेशन का, तो जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशंस चलने लग जाती हैं कि किस डेट तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मुझे इतना टाइम बाकी है, इतना सिलेबस बाकी है, टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर ही देने चाहिए, या फिर कौन सा चैप्टर मैं एक और ऐड ऑन कर लूँ, ये वाला भी चैप्टर कवर कर लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी कैलकुलेशंस हमारे माइंड में नो डाउट चलती हैं। ओके तो उन्हीं सब डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लाइक आपकी हेल्प करने के लिए जस्ट मैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत मेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी है ये, मतलब दिस इज़ द परफेक्ट वन, ऐसा नहीं है। बट येस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो, नो डाउट बहुत मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ओके तो और आपके कुछ जहाँ पे डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके सो लेट्स स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जितना भी आपने सिलेबस कवर कर लिया है उसकी आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 3 बार आपने कोई भी टॉपिक कर लिया है, लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है। ओके तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपने 3 बार कर चुके हो तो ठीक है, मैंने 3 बार पढ़, या फिर आपने 5 बार भी पढ़ लिया है, ठीक है। उससे भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपने 5 बार पढ़ लिया है तो मैं 2-3 चैप्टर्स और कर लेता हूँ, उसको एक बार होल्ड ऑन रख देता हूँ, लास्ट में देख लूँगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे क्योंकि हमारा कंप्यूटर माइंड नहीं है, हमें टाइम टू टाइम रिफ़्रेश करवाना पड़ता है, हमारे माइंड को याद दिलाना पड़ता है कि ऐसी ऐसी होती है केमिकल बॉन्डिंग, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब सारी ज्योमेट्री वगैरह, मतलब जो भी है वो आपको माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो इसलिए जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है, मेक श्योर आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहें। टाइम टू टाइम रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक डिटेल पढ़नी है, बट हाँ होता है ना कि एक जस्ट एक बहुत स्पीड में अगर आप थोड़ी सी भी रिवीजन कर देते हो ना, तो माइंड को फिर से होता है ना, मतलब वो रिवाइज़ हो जाती है कि हाँ अच्छा ऐसी चीज़ है, फिर फिट होने लग जाती है वो हमारे माइंड में। इसलिए सबसे फर्स्ट और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आती है आपकी रिवीजन। जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है, मेक श्योर आप उसको विद इन 10 डेज़ आप उसको रिवाइज़ करते रहें। ओके देन हाँ, उसके साथ साथ मैंने लिखा है फॉर्मूला चिट्स। फॉर्मूला चिट्स का मतलब ये है, चाहे आपकी लाइक उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली फार्मूलाज ही हैं। तो जब भी आप फिज़िकल में किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हो, मेक श्योर आप ऐसे नहीं कि हाँ पढ़ लिया ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो अच्छा ठीक है, मतलब किसी का भी केमिकल काइनेटिक्स में है, जैसे कंसेक्यूटिव रिएक्शन में होते हैं तो उसमें आपने सारे फॉर्मूलाज देख लिए, या फिर कोलिजन थ्योरी है वहाँ पे अपने फॉर्मूलाज देख लिए, तो देखने से कोई काम नहीं चलने वाला। वहाँ पे आपको फॉर्मूला याद तभी रहेगा जब आप रिवीजन करते वक्त फॉर्मूला नोटबुक में लिख के बार बार देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब हमारे आंखों के सामने बार बार एक चीज़ आती है ना, तो हमें होता है ना कि वो इमेज एकदम हमारे सामने ना छप जाती है। तो इसलिए क्या करना है कि जब भी आप फिज़िकल की रिवीजन करोगे, तब आप एक ये मानो कि 2 A4 साइज़ शीट लो और उसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स सारे, मतलब कितने फॉर्मूलाज होंगे, 15, ठीक है, 15 to 20, तो उसको उस पर लिख दो, ठीक है, A4 साइज़ शीट पे। देन हर एक फिज़िकल के चैप्टर का जितने भी आपने किए हैं सबके फॉर्मूला लिख दो, एंड वो पूरी A4 साइज़ शीट, अगर आपकी 2 भी शीट भरती है तो उसको अपनी जहाँ पे भी पढ़ते हो आप अपनी वॉल पे पेस्ट कर लो, ताकि मतलब बैठने से पहले जब आप पढ़ने बैठते हो तो 5 मिनट खड़े होके या 10 मिनट खड़े होके एक बार सारे के सारे फॉर्मूला आप रिवाइज़ कर दो। ओके देन है सेकेंड थिंग इज़ टेस्ट सीरीज़। अब टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा एक वो होता है कि टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्या करें। तो आई विल से कि फर्स्ट थिंग इज़ कि टेस्ट सीरीज़ से भी ऊपर आती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने मान लो अगर आप 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर ऐसा है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने एकदम मास्टरी कर ली है, आई एम द मास्टर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आप गो फॉर टेस्ट सीरीज़।
टेस्ट सीरीज से आपको क्या होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली जहाँ से भी आप कोचिंग लेते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सॉल्व करवाते हैं, तो आपको हो जाता है। बट बात तब आती है जब आप वैसे ही क्वेश्चन अलग तरीके से देखते हो, तब आपका होता है ना कि नॉलेज टेस्ट होते हैं कि हाँ वो वाली चीज़ नए क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी होती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हो, आप मान लो 3 बार कर लिए हैं आपने, 4 बार कर लिए हैं, देन आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि चलो टेस्ट सीरीज़ दे लेते हैं, नहीं, टेस्ट सीरीज़ का फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब जो CSIR में क्वेश्चंस आते हैं आपने वही नहीं देखे, फिर नए क्वेश्चन देखने का क्या फ़ायदा है। ओके, ऐसा मत सोचो कि वही क्वेश्चन तो रिपीट होने ही नहीं वाले, मैं टेस्ट सीरीज़ वाला देख लेता हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ वाले डिटो क्वेश्चन थोड़ा ना आएंगे, वो भी तो थोड़े घुमा फिरा के ही आएंगे ना। तो इसलिए मेक श्योर सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, एंड अगर वो आप कर चुके हो देन आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। टेस्ट सीरीज़ में भी क्या करना है, जैसे कि अगर आप माइनर टेस्ट देखोगे जो चैप्टर वाइज होते हैं, तो उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में कितना ही टाइम लगता है। तो आप अगर ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो एक बार दे लिया, एक बार पेपर दे लिया, कितना टाइम लग जाएगा आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में? हाफ एन आवर अगर आपने दिया है तो उसमें से 20 क्वेश्चन में से आपको 10 भी क्वेश्चन आते हैं, 15 भी क्वेश्चन आते हैं, और जो बाकी के 5 थे आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है छोटी मोटी, या फिर आपको कोई नई चीज़ पता चली है उसका सॉल्यूशन देख के, देन उन क्वेश्चंस को क्या करना है आपने, जस्ट मैं ये नहीं बोल रही कि हर एक क्वेश्चन आपको लिखना है, जस्ट जो आपको कंसेप्ट पता चला है या फिर कोई फॉर्मूला पता चला है तो वो जस्ट आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है, ताकि जब आप लास्ट में रिवीजन करो लास्ट 7 डेज़ में, तब वो आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। अदरवाइज़ एक बार टेस्ट सीरीज़ दे ली और उसको फिर आप भूल गए हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट डे भी आप सोचोगे कि यार ऐसा क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज़ में आया था, अब उसका सॉल्यूशन भूल गए हो। क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक बार पढ़ने से तो मैं लिख के दे सकती हूँ, कुछ दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ह्यूमन हैं, राइट। तो इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर वो हो जाते हैं आपको, उसमें आपको ऐसा होता है कि हाँ प्रीवियस ईयर मुझे आता है, देन गो फॉर टेस्ट सीरीज़। एंड टेस्ट सीरीज़ में भी ट्राई करना है एटलीस्ट आप 2 फुल लेंथ पेपर दे लो, ताकि फुल लेंथ लाइक एग्ज़ाम देने में आपको क्या फ़ायदा होएगा। सबसे पहली चीज़, आपको ओवरऑल चीज़ पता चल जाएगी कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा कि आपका कमज़ोर है या नहीं है। सेकेंड थिंग कि आप कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर रहे हो तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। थर्ड थिंग इज़, अगर कैलकुलेशंस ठीक हैं, आप यूनिट्स में अगर गड़बड़ कर रहे हो तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि आप सारी यूनिट्स ध्यान से रखो। अच्छा ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इजकल टू 1 लीटर, 1 लीटर इजकल टू 10 to the power 3 मीटर क्यूब। तो ये सब चीज़ें जैसे जूल को सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर जूल पर मोल को ग्राम पर मोल जूल पर मोल को हम कौन सी यूनिट होती है, जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको नहीं आ रही, दैट मीन्स आपकी जो यूनिट कन्वर्जन है वो कमज़ोर है, तो वो उसको मतलब उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। देन हाँ, क्वेश्चन आप जो चूज़ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, या फिर आपने सोचा था कि नहीं ये ठीक है, 50% थे आप कि हाँ सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट फिर भी आपने अटेम्प्ट कर दिया लेकिन वो गलत हो गया तो उस केस में आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, मुझे फाइनल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए जो ये मैंने पहले ही बता दिया एनालिसिस वाला, जो ये एनालिसिस वाला पार्ट है ये जब भी आप प्रीवियस ईयर करोगे या फिर टेस्ट सीरीज़ दोगे, तो ये एनालिसिस वाला पार्ट ज़रूर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अदरवाइज़ फिर टेस्ट सीरीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो आपको आते हैं, वो तो आपको अगर नहीं भी देते तो भी आते थे। बात तो तब हुई ना जो आपने चीज़ें गलत की हैं, वो गलती आप कैसे सुधारने वाले हो फाइनल एग्ज़ाम में, और उस चीज़ के लिए आपको एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो आप क्वेश्चन गलत करते हो उसके लिए एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज़ बनी होती है, ना कि आपका टेस्ट लेने के लिए हाँ कि कितनी रैंक आती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नोट डाउन या सर्कल लाइन। क्या लिखा है ये, जब भी अगर आपके पास हार्ड कॉपी है किसी भी क्वेश्चन बुकलेट की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें मान लो 120 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन हैं,
तो उसमें अगर आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं आती नहीं है, तो उसको सर्कल कर लो, ताकि अगर दोबारा से रिवाइज़ करनी है तो ओनली उन 20 क्वेश्चंस को ही देखना है, बाकी का टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज़ एनालिसिस, जो मैंने आपको बता दिया। टेस्ट सीरीज़ में जो भी आप गलतियां करोगे, जहाँ पे भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ में आपको पता चले कि अरे ये वाला टॉपिक तो मेरा कमज़ोर है, इस वाले टॉपिक के तो मैंने सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए, या फिर इस वाले टॉपिक में तो मुझे फॉर्मूलाज ही याद नहीं थे, या फिर इस वाले टॉपिक में जो भी कंसेप्ट था वो मेरा गलत था, मैंने तो गलत सोचा हुआ था। तो जहाँ पे भी आपका वीक पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है सबसे पहले। ओके, और सबसे पहले काम यही होना चाहिए, जहाँ पे भी आप कमज़ोर हो उसी पार्ट को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जब लास्ट 10 डेज रह जाते हैं ना, उस टाइम कुछ नहीं होता, उस टाइम तो हाथ पैर अपने खड़े हो जाते हैं कि भाई टाइम गया, अब नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, अभी फिर भी टाइम है, एक हफ्ता 10 दिन ट्राई करो कि जितना भी वीक पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बना लो। ओके, नेक्स्ट इज डोंट स्टार्ट अ न्यू बिग चैप्टर। न्यू बिग चैप्टर का क्या मतलब है कि हमारा ऐसा होता है, ये वाली जो लाइन है ना उन स्टूडेंट्स के लिए है, सी मैंने टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी है, यू हैव कंप्लीटेड 70 to 80% सिलेबस। अगर मान लो आपने 70% या 80% सिलेबस कर चुके हो, देन क्या है, 70-80% सिलेबस इनफ होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बट उसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है, क्या कि वो जो 70-80% सिलेबस है वो आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ 70-80% कर लिया और उसमें भी मतलब ऐसी सी हालत है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उस सिलेबस में से वो आपके सब करेक्ट होने वाले हैं। नहीं, बहुत नेगेटिव जाती है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि मतलब चलो नेगेटिव गई ही नहीं। ओके, तो इवन फर्स्ट रैंक वाला होता है ना उसको भी नेगेटिव जाते हैं। तो इसलिए जितना भी सिलेबस किया है, अगर आपने 70% तक कर लिया है तो ट्राई कि उसी को बार बार रिवाइज़ करो। ये नहीं कि आपने मान लो फिज़िकल में वीक हो और क्वांटम रहती है आपकी, फिर आप सोचो कि यार क्वांटम तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मार्क्स आते हैं इससे, तो कर लेता हूँ ट्राई, 10 दिन में तो कर ही लूँगा। तो 10 दिन में आप क्या कर पाओगे, बस उसको एक बार पढ़ पाओगे, एक बार क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, दैट्स इट। उसके बाद जो बाकी 20 दिन बच गए उसमें तो बाकी का सिलेबस जो है उसको बार बार रिवाइज भी करना है। जो मैंने ऊपर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ये सब लिख रखी, वो भी तो चीज़ें करनी है, एक क्वांटम थोड़ा ना करनी है। तो फिर होगा क्या, क्वांटम 10 दिन ले जाएगा, बाकी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी की रिवीजन करनी थी वो भी नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद 10 दिन में क्वांटम करने से क्वांटम का आपको एक या मुश्किल से एक क्वेश्चन आ जाएगा फाइनल एग्ज़ाम में। तो क्या हुआ, क्वांटम वाले भी मार्क्स नहीं ले पाए आप, और क्वांटम का जो टाइम था बाकी चैप्टर्स का भी टाइम चला जाएगा। तो इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी बड़ा चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने कम सिलेबस किया हुआ है वो ये सोच सकते हैं कि चलो क्वांटम तो चलो बड़ा चैप्टर हो जाएगा, एक ही चैप्टर होगा, तो इससे अच्छा है कि हम सरफेस कर लेते हैं, पॉलीमर कर लेते हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल के 2-3 फॉर्मूलाज हैं वो कर लेते हैं, या फिर बायोमोलिक्यूल्स है वो वाला चैप्टर इंक्लूड कर लेते हैं, और इनऑर्गेनिक में जैसे एसिड बेस है या फिर एफ ब्लॉक है। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि हाँ भाई एक दिन में हम कवर कर सकते हैं, वो चैप्टर्स आप कर सकते हो, बट बड़े चैप्टर को हाथ मत लगाना। ओके, नेक्स्ट इज टाइम टेबल। अब इस टाइम टेबल का क्या मतलब है कि स्कूल वाला टाइम टेबल नहीं, ऑब्वियसली जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं उसमें टाइम टेबल का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है, मान लो कि आज 27 है या 26 है, तो आपने 27 से लेके अगर आपका एग्ज़ाम 25 को होता है तो आपको 24 तक आपका टाइम टेबल आपको आज ही बना देना है। उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, क्योंकि आप क्या करोगे, हर एक दिन को कुछ ना कुछ पार्ट दोगे कि इस दिन मैं ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाली हूँ, प्लस कोऑर्डिनेशन करने वाली हूँ, एंड प्लस ये वाला पार्ट रिवाइज करने वाली हूँ। नेक्स्ट दिन मैं इस ईयर वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर ऑर्गेनोमेटालिक्स करने वाली हूँ, फिर ये वाली चीज़ साथ में रिवाइज करने वाली हूँ। देन मैं ये वाली टेस्ट सीरीज़ का फुल लेंथ देने वाली हूँ, देन काइनेटिक्स रिवाइज करने वाली हूँ, साथ में ये वाली चीज़ रिवाइज करने वाली हूँ। तो ऐसे क्या करोगे, पूरे के पूरे सिलेबस को लाइक पूरे टाइम टेबल में आप कवर करने फिट करने की कोशिश करोगे। और जब आपको दिखेगा ना कि टाइम थोड़ा कम बच रहा है, मतलब इतने में हो नहीं पा रहा है, तब आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा कि नहीं यार बहुत जल्दी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसे ही अंधाधुंध शुरू हो जाओगे ना कि ठीक है शुरू कर देते हैं, फिर आपको आइडिया ही नहीं बचेगा कि लास्ट में 4 दिन में 10 चैप्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम टेबल ज़रूरी है कि आपको पता हो, आपको आइडिया हो कि हाँ मुझे इस दिन में इतना करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया आई विल बी गॉन।
ठीक है। तो एंड सेकेंड थिंग, टाइम टेबल बनाने के बाद मेक श्योर कि आप उसको फॉलो भी कर रहे हो। ऐसे दीवार पे चिपकाने से टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, बेशक आप 1 घंटा लेट सो रहे हो। ओके, और लेट सो रहे हो से मुझे याद आया कि हाँ, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ 2 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, ऑब्वियसली नींद तो चाहिए होगी, बट हाँ आप इतना कर सकते हो कि रात को 1 बजे तक सो सकते हो। या फिर मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती कि भाई हाँ 1 बजे तक, वो आपकी डिपेंड करता है, कोई लेट तक पढ़ता है, कोई जल्दी सुबह उठ के पढ़ता है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ रात को थोड़ा 5 घंटे सो लिए, दिन में फिर कभी ऑब्वियसली अगर 5 घंटे सोओगे तो दिन में तो नींद आएगी, फिर दिन में फिर से आधा घंटा सो लिए, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो, बट हाँ नींद भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टाइम टेबल हो गया, टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर करना है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है टाइम टेबल का भी। नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया, इसको तो मैंने रेड कलर से कट किया हुआ है। वाई? फर्स्ट थिंग इज़ सोशल मीडिया में जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, और क्या चीज़ें होती हैं, ट्विटर, पता नहीं यूज़ करते हैं कि नहीं करते आप लोग, मैं तो नहीं करती। तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ओब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए है। एंटरटेनमेंट इन द सेंस, आप रास्ते में चलते हुए लिफ्ट में भी किसी को देख लोगे ना तो उसके हाथ में ही फ़ोन ऐसे चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि खड़े खड़े क्या करें, एंटरटेनमेंट कुछ देख ही लेते हैं। देखना क्या है, रील्स देखनी है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने हैं, किसने क्या पोस्ट डाला है, अरे ये तो वहाँ घूमने गया हुआ है। तो क्या है, हमारा माइंड भी ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो जाता है कि अरे वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ऐसी ट्रेंडिंग रील चल रही है, अरे इस गाने पे तो मैं भी रील बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो वाला टाइम आप कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आप घर वालों के पास बैठ सकते हो, ठीक है, घर पे बात कर सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, आप थोड़ी सी नींद ले लो, फ्रेश हो जाओगे। फिर और क्या कर सकते हैं, जो होता है ना कि जैसे मैंने बताया था नोट्स आपने चिपकाए होते हैं तो खड़े होके टहलते हुए वही पढ़ लो। और क्या कर सकते हो, हाँ किसी ऐसे दोस्त से बात कर सकते हो जो कि आपको मोटिवेट करता हो। ओके, ना कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। किसी भी ऐसे दोस्त से बात नहीं करनी जो कि आपको ये बोलता है अरे मेरा तो इतना हो गया, तेरा इतना ही हुआ है, या फिर अरे तूने उसके क्वेश्चंस किए थे, मेरे तो हो ही नहीं रहे हैं, या फिर तेरे टेस्ट सीरीज़ में कितनी रैंक आई, मेरी तो इतनी रैंक आई। तो ऐसे दोस्तों से बहुत दूर रहना है। ऐसा करो, फ़ोन को रख ही दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो आपको ये है नहीं कि भाई आपको कहीं ना कहीं से नई चीज़ें पढ़नी है। मैंने पहले ही लिखा है कि कुछ नई चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप करते भी हो तो आप क्या करने वाले हो, जहाँ पे भी आपकी डाउट फैकल्टी आप उन्हीं से पूछने वाले हो तो उनसे पूछो, बट कहीं पे भी बाकी जगह पे आप मत जाइए, ठीक है। किसी ग्रुप बना लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं 5-6 लोगों का, चलो हम डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्कस मत करो, क्योंकि डिस्कस करना होता है एक क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन क्या आपका आए भी ना, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपका 2 घंटे ले जाएगा या फिर 1 घंटा ले जाएगा, फिर सिर्फ डिस्कस तो नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत और भी बातें हो जाएंगी। तो इसलिए टाइम भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुद में ही रहो, आइसोलेट योरसेल्फ, ठीक है। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, जितना आपके पास कंटेंट है अवेलेबल उसी पे फोकस रखो, बहुत है वो, सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट इज़ स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, मैंने बोल ही दिया है। इसमें एक और चीज़ आई विल ऐड कि जैसे आप टेस्ट सीरीज़ देते हो, टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, ओबियसली रैंक अगर 100 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, मे बी आपकी 50 आ जाए, 70 आ जाए, तो हमारा क्या होता है, अरे भाई इतने बच्चे ऊपर हैं, तो इतने बच्चे ऊपर हैं, उन्होंने क्या पता पहले से आंसर देख रखे हो, आंसर देख के फिर टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट की हो, या फिर ड्रॉप किया हुआ उन्होंने पहले, या फिर चीटिंग करके किया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि टेस्ट सीरीज़ का क्या मतलब है, जो आपको क्वेश्चन आते थे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो नहीं आ रहे ना उसके ऊपर बस ये फोकस करना है, अरे नए टाइप के क्वेश्चंस मिल गए मुझे, तो मैंने इनके ऊपर अब ये करना है कि हाँ ये वाले मुझे नहीं आते थे, अब मुझे ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये होना चाहिए, अरे पहले तो मुझे 10 आते थे, अब तो मुझे 20 आने लग गए हैं। तो आपको जस्ट एक मोटिवेटेड या पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि आपको कंपेयर करना है। कंपेयर तो लास्ट में CSIR ही करेगा कि हाँ आपने कितना स्कोर किया। ओके, और वहाँ पे रिजल्ट्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जो दिखते हैं टेस्ट सीरीज़ में वैसे नहीं होते हर टाइम। नेक्स्ट इज स्टे मोटिवेटेड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टे मोटिवेटेड। आई विल स्टार्ट इट। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये प्रॉपरली एफिशिएंटली
और मैं बोलूँगी प्रोडक्टिवली तभी फॉलो हो सकती हैं जब आपके अंदर से ऐसे आ रहा हो कि नहीं यार मैं कर लूँगा, नहीं यार मैं कर लूँगा, नहीं यार हो जाएगा, आई कैन डू इट। ठीक है, मेरे जैसे ही तो बाकी स्टूडेंट्स हैं। जब ये चीज़ हमारे अंदर होती है ना, पॉजिटिव वाइब कि हाँ आई कैन डू इट, तभी जाके ये चीज़ें फॉलो होती हैं। अदरवाइज़ जैसे आप लोग, मुझे काफ़ी टाइम ऐसे मेल आता है कि बाकी स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं या फिर मेरी रैंक बहुत कम आ रही है या फिर मैं डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर वैसे करोगे तो सोच के देखो, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, किसी से आप गाइडेंस लेते हो, वैसा आने ही नहीं देना है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ जितना मेरे पास है सफिशिएंट है। ये वाली चीज़ें जो हैं बार बार करो, जितना भी आपके पास टाइम है मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो। देखो मैंने इसलिए नंबर भी नहीं लिखा कि 6 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कर सकते हो प्लीज़ डू, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके, उसके अलावा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है कि चलो ये है जादू, ये है मैजिक, इससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी किसी से ऐसे नहीं किया कि आपका क्या टाइम टेबल है, आप कैसे करते हो, आपकी रैंक कितनी आई, नहीं, किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने ऊपर वर्क करो, you will clear the exam and with good rank. Okay, so these are some points जो कि definitely आपको help करने वाले हैं। but हाँ, stay motivated, be positive कि हाँ आप कर सकते हो। कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, खेतों में जाके काम थोड़ी ना करना है कि अरे भाई बहुत मेहनत लगने वाली है, पसीना आने वाला है, इतनी गर्मी है, कैसे करेंगे। पंखे के नीचे बैठ के पढ़ना ही तो है। सोच के देखो पेरेंट्स के बारे में, खेतों में काम करते हैं, तो मतलब मोटिवेशन लोगे ना तो आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाएगी। ये तो छोटी छोटी चीज़ें, हाँ उसके ज़्यादा मार्क्स, ये क्या बात हुई, बच्चे थोड़ी ना रह गए हम। तो इसलिए बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ कि येस यू कैन डू इट, ओके, एंड यू विल डू इट। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर थोड़ी बहुत और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मेल मी। टाटा, बाय बाय, सी यू।